अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बहुत अहम सऊदी अरब का दौरा जारी है। 3 दिन का दौरा है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि ना सिर्फ तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में जो ताउन है उसको बढ़ाने का अहद किया है, लेकिन साथ में एक सुप्रीम राब्ता काउंसिल को भी तश्कील दिया है और 5 अहम मुआहदों पर दस्तखत भी किया है दोनों ममालिक के आला अफसरान ने। अब इन मुआहदों के मुख्तलिफ मौजू हैं, कुछ का ताल्लुक है सरमायाकारी के साथ, तजारत के साथ, माहौलियात के साथ और मईशत के साथ। लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जिनके बीच ताल्लुकात अक्सर कहा जाता है दोनों भाई ममालिक हैं, लेकिन उनके बीच ताल्लुकात में कुछ ना कुछ पेचीदगी आई, कशीदगी आई यमन के जंग के बाद, जब पाकिस्तान के पार्लियामान ने ये रेजोल्यूशन भी पास किया था कि यमन की जंग में पाकिस्तान कोई मुदाखलत नहीं करेगा और ना तो किसी मुल्क की हमायत। अब उसके बाद जब 2019 में हिंदुस्तान ने अपना एक यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए आर्टिकल 370 को ख़त्म किया और मकबूजा कश्मीर को एनेक्स करने की तरफ बढ़ा, तो तब भी रियासत पाकिस्तान अपने तारीख़ी दोस्त सऊदी अरब की तरफ देख रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक मायूस हुआ। ताल्लुकात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन एक्सटेंड किया था उसको रिकॉल कर दिया, जिस पर पाकिस्तान मजबूर हो गया चीन से वो लोन लेने पर और सऊदी अरब को स्केजुअल से पहले ही वो वापस अदा करना। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि ये जो सारा दौरा था ये बहुत ज़्यादा मुफीद था और इसके बाद कुछ ना कुछ हम एक तरह से रिपल्स देखेंगे और खित्ते में अमन की तरफ बढ़ेंगे। ज़रा सुन लेते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना क्या था। पाकिस्तान के जो हमारे पड़ोसी हैं मशरक़ की तरफ, मगरिब की तरफ, पीस प्रोसेस, रिकन्सिलिएशन, उसके बारे में तबादला ख्याल हुआ। एक हाई लेवल की कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन काउंसिल जो है वो मार्ज़ वजूद में आएगी। इंशाअल्लाह सऊदी अरब में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे हमारे पाकिस्तानियों। एक तो है ट्रांसफर ऑफ कन्विक्टेड पर्सन्स का और दूसरा मुआहदा है ऑन कम्बैटिंग क्राइम। 2 मुआहदों पर मैंने दस्तखत किए, एक है काउंटर नारकोटिक्स का और दूसरा है एक अंडरस्टैंडिंग सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को जो सऊदी डेवलपमेंट फंड है उससे $500 मिलियन पाकिस्तान को देगा। ओवैसी बैटर्स पर भी हमारी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की दावत दी है और उन्होंने इस दावत को खुशी से कबूल किया। बहुत मुफीद दौरा रहा है। अब याद रहे कि इसी दौरे से पहले आर्मी चीफ कमर बाजवा का भी दौरा हुआ सऊदी अरब का, जिसमें खित्ते की सलामती और खित्ते की अमन पर डिस्कशंस हुई। और इसके साथ जो एक जुड़ा हुआ एक डेवलपमेंट है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो पिछले कुछ दिनों उन्होंने डिप्लोमेटिक कोर को और खारजा ऑफिस के अफसरान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। खसूसी फोकस था फवाद चौधरी साहब का, इमरान खान साहब का सऊदी अरब पे और मुत्तहिदा अरब अमारात पे, जहां पाकिस्तान के डायस्पोरा की सबसे ज़्यादा तादाद है। वहां ये कहा कि डिप्लोमेट्स उस तरह फैसिलिटेट नहीं करते डायस्पोरा को जिस तरह उनको करना चाहिए। इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक ये भी टॉकिंग पॉइंट था कि डायस्पोरा को किस तरह सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। तो शराजी साहब मुख्तलिफ नुकात हैं सर, लेकिन सबसे पहले इस डेवलपमेंट पे आते हैं जो कि पहले शायद देखने को नहीं मिला, एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल। सर इसको आप किस तरह देखते हैं, इसके क्या फ़वायद होंगे और जो इन ताल्लुकात के बीच एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी थी, एक पेचीदगी थी, क्या आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा अब कम हो रहा है? देखिए असद, ऐसे में कि दुनिया में कोविड की तीसरी लहर बड़ी शिद्दत के साथ चल रही है और आलमी रहनुमा को ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे में बड़ी तेज़ी से सऊदी पाकिस्तान रिलेशंस के अंदर डेवलपमेंट्स होना और वो भी दिनों दिनों में इस बात का फ़ैसला हो जाना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 दिन के दौरे पे सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ जाके फिर इतनी हाई लेवल पे एंगेजमेंट्स हो रही, तो उसका मतलब ये है कि अर्जेंसी तो थी
इसका मतलब है कि कुछ ऐसी ज़रूरतें थी कि जिसके नतीजे में दोनों तरफ से मिलना बड़ा ज़रूरी था, और इस बात को बालाए ताक रखा है कि कोविड कब डाई डाउन होता है और कब हम जाके मुनासिब वक्त होगा, तो उसका इंतज़ार नहीं किया गया, उससे पहले मुलाकातें होनी थी, सो हो गई। मेरे ख़्याल में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको लेके लगता है कि ये जो एंगेजमेंट का नया लेवल एक हमने देखने को हमें मिला है। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका वाइंड अप कर रहा है, गोया कि जाना है उसने यहाँ से, और ज़ाहिर सी बात है उसके लिए फैसिलिटेशन और उसके बाद का जो सिनेरियो है उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख़्याल में जहाँ ख़ुद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को इंगेज किया जा रहा है, वहाँ पे इस खत्े के अंदर जो उनके इत्तेहादी हैं अमेरिका के, बिलखुसूस सऊदी अरब और गल्फ़ के दीगर ममालिक, उनके थ्रू भी पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश हो रही है। तो मेरे ख़्याल में एक तो ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से इतनी अर्जेंसी हमें देखने को मिली है। साथ में यह है कि सऊदी अरब बहरहाल हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात को लेके आगे चलना चाह रहा है और पाकिस्तान को भी वो बहरहाल छोड़ना तो नहीं चाहता। अब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करना बड़ा एक मुश्किल काम है, ऐसे में कि जब कश्मीर के मसले पे बात ना हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इशूज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट ना हो, और इस दौरान हिंदुस्तान के अंदर तो सऊदी अरब बहुत बड़ी सरमायाकारी करता रहे और पाकिस्तान को छोड़ दे जो एफोर्ड नहीं करता। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, इसको लेके भी शायद कोई गुफ्तगू हुई होगी। और फवाद चौधरी साहब ने भी पिछले दिनों अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वहाँ पे कश्मीर का इशू भी डिस्कस डिबेट ज़रूर होगा। और जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में भी कहा, अगरचे जब वहाँ पे लॉकडाउन की कैफियत बनी मकबूजा कश्मीर में या 370 को एबॉलिश किया गया, तो उस वक्त भी जो हमें उम्मीद थी कि शायद सऊदी अरब या OIC कंट्रीज़ की जानिब से हमें एक सपोर्ट मिलेगी, वो हमें नहीं मिल पाई। और हमने बड़े गिले किए उस वक्त भी कि सऊदी अरब ने हमें उस अंदाज में सपोर्ट नहीं किया, बिलाखिर हमें कहीं चीन ने रेस्क्यू किया। तो मेरा ख़्याल में सऊदी अरब भी चाहेगा कि कुछ ना कुछ इस मामले में भी चीज़ें आगे बढ़ें ताकि चीज़ों को बैलेंस करने में आसानी हो। और तीसरी मेरा ख़्याल में एक और बात भी है कि पाकिस्तान एक बार फिर ईरान को इंगेज कर रहा है, और आपने देखा है कि पिछले अरसे में ख़ुद वज़ीर ख़ारजा ईरान के पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए, तो एक लेवल ऑफ एंगेजमेंट वहाँ पे भी बढ़ी है। तो आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि जब जब भी पाकिस्तान ईरान को इंगेज करता है तो हमें रियाद के अंदर थोड़ी बहुत परेशानी का एलिमेंट ज़रूर देखने को मिलता है, और वो उनकी कोशिश ये होती है कि एक सर्टन लेवल तक चीज़ें जाएँ, उससे आगे ना जाएँ। तो मेरा ख़्याल में ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस वजह से इतनी उजलत में ये सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान अगर समझता है कि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है, तो हमने इसको कैसे अपने फेवर में यूज़ करना है। इससे पहले भी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, आपको याद होगा, और उस वक्त ऑयल रिफाइनरी से लेकर पाकिस्तान में कोई $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के प्लेजेस हुए थे, कुछ MOUs भी साइन हुए थे। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल भी आपके सामने असद कि जो हमें एक सपोर्ट के लिए 2 अरब 3 अरब डॉलर्स दिए गए थे, वो भी बड़ी उजलत में और ऐसे वक्त में पाकिस्तान से वापस विदड्रॉ किए गए कि जब हमारी इकॉनमी मुश्किल का शिकार थी और हम शायद एफोर्ड नहीं कर पाए थे, और वो भी हमें चीन जैसे दोस्त मुल्क से देख के लेके सऊदी अरब को वापस करने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर अगर कुछ सूरत हाल ऐसी बनी है कि जिसमें मुझे लगता है कि सऊदी अरब का इंटरेस्ट पाकिस्तान से बढ़ के इन ताल्लुकात को आगे लेके चलना, तो पाकिस्तान को फिर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बड़े एक ऐसे कुछ फैसले करने होंगे और कुछ ऐसे मुआहदे करने होंगे कि जिनके बड़े दूररस नतायज होने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनके वक्ती फ़ायदे हों। वक्ती फ़ायदों वाले फ़ैसले हमने माजी में बड़े किए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है, उसका तकाजा है कि हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स को सामने रख के फ़ैसले करने चाहिए। अगरचे कहा गया है कि वहाँ पे जो सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड है वहाँ से $500 मिलियन मिलेंगे, मैं नहीं समझता कि बहुत काबिल सताइश बात है। माजी में बहुत सारी यूरोप से, अमेरिका से इस तरह के हमें सपोर्ट मिलती रही है। ये सपोर्ट हमारी इकॉनमी को तो आगे लेके नहीं चलेगी, हमें तो कुछ और चाहिए बेनिफिट्स। शराजी साहब, अगर वज़ीर ख़ारजा की अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो उन्होंने तो $50 करोड़ की रकम फराहम करने की बात की है सर। जी 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 बिल्कुल, हाँ, $50 करोड़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट नहीं आपने किया। तो मैं समझता हूं नहीं शराजी साहब, सेम क्वेश्चन सर, बल्कि मैं जी जी 500 मिलियन, सॉरी, बिल्कुल वही 50 करोड़, आप बिल्कुल उसको अगर आप कन्वर्ट करें तो बिल्कुल 500 मिलियन 50 करोड़, तो 50 करोड़ तो मेरा ख्याल में। शराजी साहब, मेरा वही पॉइंट वही था जो आपने पहले जिक्र किया कि जब मोहम्मद बिन सलमान साहब पिछली बार आए
तो तब भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स फ्लोट अराउंड कर रहे थे, चाहे वो 50 करोड़ बिलियन हो, चाहे वो 50 करोड़ हो, चाहे वो 50 मिलियन हो, नंबर जो भी हो, जैसे आपने कहा शराजी साहब, क्या ये हकीकत में तब्दील हो पाते हैं? नहीं, यही तो मेरा ख्याल में कहना है ना। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे पहले जो हमें हमारी इकॉनमी को सपोर्ट दी गई थी और हमारे सिर्फ अकाउंट में पैसे रखे गए, तो वो पैसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते थे। वो एक ऐसी सपोर्ट थी कि जिसके ज़रिए से हमने अपने फॉरेन रिजर्व्स को स्टेबल रखना था कि ताकि हमारी इकॉनमी कोलैप्स ना करे। वो पैसे भी बड़ी उजलत में हमसे वापस ले लिए गए। तो मैं समझता हूँ कि अगरचे इस दौरे को हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि एक दफ़ा फिर ताल्लुकात के अंदर एक नई शुरुआत हुई हैं, लेकिन जब तक ये हकीकी मानों में मटेरियलाइज नहीं होंगे, हकीकत का रूप नहीं धारेंगे नियर फ्यूचर में, बहुत पुरा आगे की बात हम नहीं कर सकते। हमें तो फौरी सपोर्ट चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है उसे एक फौरी मदद दरकार है। हमें कुछ ज़्यादा इंतज़ार करना हम नहीं कर सकते, फौरी नहीं कर सकते। तो अगर फौरी मदद आएगी तो फिर तो हम समझेंगे कि बिल्कुल ताल्लुकात के अंदर एक नई शुरुआत हुई है, और अगर नहीं तो फिर लगता यही है कि हमें एक ख़ास मकसद के लिए एंगेज किया जा रहा है, और अगर वो मकसद अचीव हो जाता है तो फिर खुदा न खास पाकिस्तान को उसी तरह अबैंडन कर दिया जाएगा जैसे माजी में आपने देखा है। अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जब वो आए थे, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा हुआ था, 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं हुई। इवन कि जो सऊदी अरब की जेलों में पाकिस्तानी कैद हैं उनको रिहा करने के हवाले से स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई थी, लेकिन उसके बाद आज तक देखें वो मसला अभी तक हल तलब है। तो मेरा ख्याल है ऐलानात की हद तक, मुआहदों पे दस्तखत की हद तक तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अगर ये हकीकत का रूप नहीं धारते तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत है। तो हमें इंतज़ार करना होगा। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सऊदी अरब को और दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो हमें अपने फ़ायदे में फ़ैसले करने होंगे। बिल्कुल ठीक। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के मुस्तकिल बयानिए की कि कोविड-19 जैसी जालिम वबा के होते हुए भी कोशिश हमेशा ये थी कि मुल्क में जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग रह रहे हैं उनको ज़्यादा मुतासर ना किया जाए, कि मईशत का जो पहिया है वो चलता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ या सख्त लॉकडाउन को नाफिज ना कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह NCOC के बयानात भी सामने आए हैं तो उसमें हुकूमत वक्त के नुमाइंदों ने कई बार कहा कि इन पाबंदियों में इजाफा हो सकता है, जिस तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लेकिन साथ में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिनका बिजनेस से ताल्लुक़ है, ट्रेड से ताल्लुक़ है, जो ताजर यूनियंस हैं जिनका कहना है कि इस तरह के लॉकडाउन्स जो भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन और पार्शल लॉकडाउन्स का कहना है वो बहुत ज़्यादा मईशत को मुतासर कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने आज से चांद रात तक कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन से ताल्लुक़ रखते हैं अजमल बलोच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, जो हुकूमत वक्त एक तरह से एक बैलेंस की बात करती है कि एक तो ज़्यादा मईशत मुतासर ना हो, बिज़नेस मुतासर ना हो, ताजर बरादरी ज़्यादा मुतासर ना हो, लेकिन उसके साथ साथ इस वबा की फैलाव को भी रोकना उसकी अशद ज़रूरत है। आप किस तरह देखते हैं सर, और इस हड़ताल के पीछे वजूहात क्या हैं? वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन भी हो जाता है। हुकूमत ने फ़ैसला किया कि 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन कर दें, और साथ ही असद उमर साहब ने फरमा दिया कि जिसने ख़रीदारी करनी है कर लें। ओ भाई खुदा के बंदे, जब आप कह रहे हैं कि हमने कोरोना पे काबू पाना है, SOPs का ख्याल रखना है, जब आप लोगों को दावत दे रहे हैं तो फिर पिछले 4 दिनों में जितना कोरोना फैलना था वो तो NCOC के सरबराह ने फैला दिया। लोगों को कहा उमड़ आओ मार्केटों में। हम पहले दिन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें ताकि रश कम हो सके। कोरोना को काबू पर पाने के 2 ही तरीके हैं, एक हमने फासला रखना है और एक हमने मास्क पहनना है। फासला कैसे रखें कि जब आप लोगों को खुद दावत दे दें कि आ जाएं भाई 4 दिनों में जो ख़रीदारी करनी है कर लें।
चाहिए ये था कि रात 12-1 बजे तक, देखिए सऊदी अरब में 24 घंटे के लिए कारोबार खुला है, वहाँ कोई रश नहीं है, किसी मार्केट में कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं हो रही है कि SOP पे अमल ना हो रहा हो। ये काम यहाँ भी हो सकता था, लेकिन NCOC के जो लोग हैं, जो टीम है, वो जब फैसला करती है तो वो सिर्फ हेल्थ वालों की जो दरख्वास्त होती है या हेल्थ वालों की जो सजेशन होती है उसी को सामने रख कर फैसला कर देते हैं। निचली सतह पे हम जितने नुकसान में जा रहे हैं इसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। पिछले साल से जितना ताजर मुतासर हो रहा है, और अगर ये पहिया पंक्चर हो गया, ये पहिया फट गया, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? मुल्क के सारे इदारे तो सारे खसारे में, जितने भी हैं 500 अरब रुपए के खसारे में। वाहिद तबका ये रह गया जो डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट इस मुल्क को चला रहा है, और पीक आवर्स में बिजली भी सबसे महंगी खरीदता है। लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि इन्होंने ये फैसला क्यों किया, किस लिए किया। 50 लाख से ज़ायद ऐसा ताजर है जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने घर का सामान लेकर जाता है, उसके पास माल उधार होता है, उसकी जेब में पैसे नहीं होते, वो 9 दिन कैसे घर में बैठेगा बगैर? हुकूमत के पास तो कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि उनको राशन दे दे या कोई रिलीफ दे दे, ताजरों को किराए की मद में पैसे दे दे, या किसी और तरीके से कोई रिलीफ दे दे। पिछले साल इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। अजमल बलोच साहब, आप सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के इस बात को आप बयान कीजिएगा कि जो SOPs पे अमल दरामद है, मुझे बताएं कि बाजारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर कितने दुकानदार हैं जिन्होंने उन ग्राहकों को वापस भेजा हो कि जी आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। आप भी शहर में फिरते हैं, हम भी फिरते हैं, भाई ताजर बिरादरी भी तो कोऑपरेट नहीं कर रही। लोग मास्क के बगैर बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं, आप उनको शॉप्स के अंदर अलाउ कर रहे हैं, उनको मॉल्स के अंदर अलाउ कर रहे हैं। तो सर हुकूमत तो अपनी तय जो कर सकती है वो कर रही है ना, तो कुछ हमने भी तो सपोर्ट करना है ना। तो जो सपोर्ट ताजर बिरादरी की जानिब से है वो तो नहीं मिल पा रही। जी बिल्कुल, मैं सीने पे हाथ रख के ये कहता हूँ कि जब हम ख़रीदार को कहते हैं कि मास्क पहन कर आओ, तो वो कहता है कि जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, मजहबी इज्तिमा भी हो रहे हैं, वो कहता है सड़कों का इफ्तिताह भी हो रहा है, वो इंतखाबात भी हो रहे हैं और सरकारी सतह पे अफ्तारियाँ भी हो रही हैं। मुझे क्यों कहते हो तो मैं मास्क पहन के आऊँ? कुछ नहीं होता मुझे। हुकूमत लोगों को ये बता ही नहीं सकी सही मानों में कोरोना किस तरह से फैल रहा। आम आदमी ये समझता है कि कोरोना कोई नहीं है। आप यकीन करें, जब 10 बजे तक ये टाइम था कुछ अरसा पहले, तो कोई SOPs पे पूरा अमल हो रहा था। 2-2 1-1 लोग दुकान पे होते थे, मास्क पहन के खड़े होते थे। हम हर सूरत, हर दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि मास्क के बगैर अंदर ना आए, लेकिन सरकारी दुकानें खुली हैं और हमारी दुकानें बंद हैं। आप ज़रा कैमरा यूटिलिटी स्टोर के अंदर ले जाएं, आप ज़रा कैमरा नादरा के दफ्तर के अंदर ले जाएं, आप ज़रा कैमरा तमाम बैंकों के अंदर ले जाएं। बैंकों का टाइम इन्होंने 1 बजे कर दिया। जितना इन दिनों में रश बैंकों में था, इतना दुकानों पे नहीं था। मैं हैरान हूं कि ये प्लानिंग करता कौन है? क्या अगर ये स्टेक होल्डर्स को साथ दे, बाकी दफ्तरों के 2 बजे तक टाइम थे, बैंक का टाइम 1 बजे कर दिया। भाई आपको कौन कहता है जितना टाइम कम करेंगे इतना रश हो जाएगा? रश पे काबू पाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। हुकूमत जो फैसले कर रही है वो सही नहीं है। ये पूरा मुल्क देख रहा है कि हुकूमत जो भी फैसला करती है अपना वापस ले लेती है, जो भी फैसला होता है वो वापस। मुझे ये बताएं कि जो शादी हाल वाला है, जो होटल मोटल वाला है, उसके मुलाजिम को जो पिछले एक अरसे से घर बैठा हुआ है, उसको तनख्वाह कौन देगा? उसके घर राशन कौन पहुंचाएगा? गवर्नमेंट तो ये नहीं कर रही। हमारे सियासतदान 4-4 लाख 3-3 लाख पूरी तनख्वाह ले रहे हैं, पूरी मरात वसूल कर रहे हैं। हमें कहते हैं कि आप कुर्बानी दें। ये दिन ऐसे थे कि हम कुर्बानी नहीं दे सकते। इनको चाहिए था कि 4 अरब के लगभग इनकी तनख्वाह है महीने की, वो तनख्वाह गरीबों में तकसीम करते, वो ताजरों को कोई रिलीफ देते। हम बंद कर देते हैं, ये तनख्वाह लेना बंद कर दे। ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी की समझ में आती हैं। बेशक हमारा लिटरेसी रेट कोई नहीं है, लेकिन लोग इन बातों को समझते हैं। अच्छा अजमल बलोच साहब, आपने जो ये सारे नुकात सामने रखे, इससे पहले जब इस तरह की कोई दिया नहीं थी, जब रमज़ान के दिन, ईद के दिन भी बहुत ज़्यादा दूर थे, तो आपने देखा कि NCOC का यही कहना था कि इनफरादी तौर पर, शराजी साहब ने भी इसका जिक्र किया हल्का सा, कि इनफरादी तौर पर क्योंकि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं की जा रही, तो उस वजह से ज़्यादा केसेस की तस्दीक हो रही है। जो अमवात की भी लकीर थी वो भी बढ़ती जा रही थी,
और फिर उस वजह से जब ये रमज़ान के दिन आए और ईद करीब आई तो फिर इस तरह की पाबंदियां लगाईं। उन्होंने पिछले साल के तजर्बे की भी बात की, उसका जिक्र किया कि आखिरी कुछ दिनों के बाद जो स्पाइक आया था वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। तो सवाल ये है अजमल बलोच साहब कि इसका मुतबादिल क्या होता? आपने कहा कि आप एक तो जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, आप सुबह से शाम इन मार्केट्स में चले जाते, इसके अलावा क्या कोई मुतबादिल था आपके करीब जो उनको कर लेना चाहिए था कि इस वबा पे काबू भी पाया जा सके? देखिए, बड़ा आसान है। हस्पतालों में इलाज तो कोई नहीं है कोरोना का, अस्पतालों में दवाई तो कोई नहीं। अस्पतालों की जो हमारी हालत है, लोगों को जब कोरोना होता है घर में ही होते हैं, घर में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हमें भूख से ना मारा जाए। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर ये वक्त ज़्यादा देते, ये NCOC किसी के साथ बैठती, वक्त ज़्यादा होता, रश कम होता। वक्त थोड़ा देंगे। देखिए, जब से इन्होंने 6 बजे का टाइम किया था कुछ अर्सा पहले, रमज़ान से भी पहले 6 बजे का टाइम किया, तो आखिरी घंटे में जो 5 से 6 थे उसमें रश हो जाता था। सरकारी मुलाजमीन घर आते थे 5 बजे, वो फ़ौरन दौड़ के आते थे, हर कोई दौड़ पड़ता था, मार्केटों में रश हो जाता था। ये किसी ने नहीं देखा। इस NCOC फैसला करके बैठ जाती है, फिर देखती कोई नहीं है कि हो क्या रहा है। अगर ये 6 के 10 कर देते तो रश नहीं होता। अब इन दिनों में देखिए, इन दिनों में ये जो रमज़ान के 30 दिन होते हैं, पहले 10 दिन होते हैं लोग सब्जी फ्रूट खरीदते हैं, अगले 10 दिन अनसिले कपड़े खरीदते हैं, उससे अगले 10 दिन जो होते हैं वो रेडीमेड कपड़े और शूज़ खरीदते हैं और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदते हैं। इन 10 दिनों के लिए सरकार को चाहिए था कि ये 10 दिन रात 12-1 बजे तक कर देते, आप यकीन करें रश ना होता। लेकिन ये इनको नहीं समझ आती, हम क्या करें। हम कह के चिल्ला के आज तो जो फैसला करना तो वो कर दिया। अब आप क्या सोच के बैठे हैं? अभी भी 4-5 रोज़ तो बाकी हैं। ताज़े बिरादरी ने क्या फैसला किया और क्या हुकूमत के साथ कोई गुफ्तगू शनीद भी हो रही है कि चीज़ें कोई एड्रेस करने के हवाले से, या बस आपने कुछ अदरवाइज सोच लिया कि करेंगे आप? ये वाहिद हुकूमत है, सियासी जमहूरी हुकूमत है, जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। ताजर इस वक्त फुटपाथों पे बैठा है, जो छोटा ताजर है, आप जाकर देखें, वो बैठा होता है कि मैं शटर ऊपर करके किसी को बुला के कोई चीज़ दे दूँ, मैं भी घर की चीज़ें ले जाऊँ। इस वक्त बड़ी मुश्किलात हैं सर। जितना दुकानदार है उसके पास कोई पैसा नहीं है, वही माल है जो उधार का ले आया, और अगर वो अदायगी ना कर सका, इस वक्त ये कारोबार 4 दिन नहीं खोलेंगे, अदायगी नहीं कर सकेगा तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा सर। उसको ना किराया देने के पैसे होंगे, अभी उसने मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी थी, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उसके पास मज़ीद अखराजात, बिजली के बिल, किराए दुकानों के, ये बड़ी मुश्किलात हैं। काश हमारे हुक्मरान निचली सतह पे आके हमारे साथ बैठ के देखते। मैं खुद एक कारोबारी हूँ, मैं खुद एक किराएदार ताजर हूँ, लेकिन मुझे पता है, मैं पिछले 5-6 महीने से, मैं बुक्स का कारोबार है, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं अपनी जेब से किराया दे रहा हूँ, और बड़ी मुश्किलात है मेरे लिए। यही हाल हर ताजर का है। यकीन करें, काश हमारे हुक्मरान नीचे आके, इमरान खान साहब जो बात करते थे, एक तो बदकिस्मती ये है कि जो हुकूमत में चला जाता है वो हमारी बात नहीं सुनता है, जब बाहर आता है तो हमारे साथ ट्रक पे खड़ा होता है, वो कहते हैं ताजर सही बात कर रहे हैं, जो बात हम कर रहे होते हैं उसकी तस्दीक करते हैं कि ताजर ठीक बात कर रहे हैं। ये भी बड़ी बदकिस्मती है। यही इमरान खान साहब हमारे साथ खड़े होते थे चौकों में, ये कहते थे आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, हुकूमत गलत कर रही है। आज ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि हम चिल्ला रहे हैं? भाई, हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कोरोना पे भी काबू पाएं, भूख पे भी काबू पाएं, आए हम मिलकर देखें। हम अगर इसमें चले गए तो कोरोना दूर रह जाएगा और हम बड़ी मुश्किलात में चले जाएंगे। अजमल बलोच साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। वक्फे के बाद बात करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब को FIA ने बाहर जाने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अगर सामने रखें तो मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान का कहना है कि ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आ सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ साहब के कानूनी मुश्किलात में जब आसानी भी देखने को मिलती है तो फिर कोई ना कोई और इशू खड़ा हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब को जब बेल के ऑर्डर्स भी जारी हुए तो उसमें एक और कन्फ्यूजन हो गई कि डिवीज़न बेंच में जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने इख्तिलाफ किया और उसमें एक स्प्लिट फैसला आया, जिसके बाद 3 रेफरी जज साहिबान ने शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत को कबूल किया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाने की इजाज़त ली
और उनको नो फ्लाई लिस्ट से उतारने की पिटिशन अदालत आलिया में दायर की गई, तो उस पर भी जब वन टाइम परमिशन उनको मिल गई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, तो ये देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ FIA के अफसरान, यानी वो ही अफसरान जिनका मुस्लिम लीग नवाज़ का कहना है लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे जब शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त मिली थी बाहर जाने की। उन्होंने कहा कि आपको एक और नो फ्लाई लिस्ट पे ना सिर्फ आपका नाम शामिल कर दिया गया है, आप बाहर नहीं जा सकते। अब क्योंकि पोलराइजेशन भी इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इस पर जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मौक़िफ़ से डायमेट्रिकली मुतज़ाद है। ज़रा सुन लेते हैं इसी वाक़ये के मुतालिक। आज शहबाज शरीफ के खिलाफ भी पूरी की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है और टाउट और कमीशन खोर शहजाद अकबर के जरिए ये फैसला इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। ना ब्लैक लिस्ट का मामला है, ना ECL का मामला है, ये PNIL लिस्ट है, ये इख्तरा है इमरान खान के दिमाग की। रात के अंधेरे में शहबाज शरीफ ने मुल्क से फरार होने की जो है वो कोशिश की, और कितनी बेताबी है, कितनी जल्दी है इनको मुल्क से बाहर जाने की। और आप इनका तरीका वारदात देख लें कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये मुल्क के अंदर होते हैं, और जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं इनको लंदन की यात्रा याद आ जाती है। शराजी साहब विद अपॉलजीज, क्योंकि ये काफ़ी गलत किस्म का सवाल है, लेकिन आपका दिल क्या कहता है शराजी साहब? आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा की साइड पे हैं या फ़ारूक हबीब साहब की साइड पे हैं जिनका PTI से ताल्लुक है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा फ्रॉम PMLN, व्हाट डू यू थिंक? अब मैं तो मेरा ख्याल में यहाँ पे किसी एक तरफ होना ख़तरे से खाली हरगिज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल में हम ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सारी सूरत हाल को एनालाइज करते हैं। एक तो मेरा ख्याल में मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई जो कि ICU में थे और उनको बहरहाल बैरून मुल्क भेजा गया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना इलाज शुरू नहीं कराया। तो मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की हालत तो उनसे काफ़ी बेहतर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको फ़ौरन किसी इलाज की ज़रूरत है। तो अगर वो 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद भी चले जाएंगे तो इससे मेरा ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ता, तो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर उन्हें मालूम भी होना चाहिए कि जब सुबह अदालती फ़ैसला आया है तो उसके बाद अगर ECL से नाम निकालने के लिए भी एक दरख्वास्त डालनी पड़ती है, तब जाके प्रोसेस मुकम्मल होता है। या हुकूमत भी कुछ थोड़ा सा टाइम लेती है चीज़ों को एड्रेस करने में, और इस दौरान अगर एक और लिस्ट में नाम उनका आ गया तो मेरा ख्याल में उनको फिर अदालत से रुजू करना चाहिए। जिस अदालत ने उनको पहले इजाज़त दी है मेरा ख्याल में अब भी मिल जाएगी, तो परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो हुकूमती बयानिया सुनने को मिला है, और मेरे भाई आप उनके जाने पर एतराज़ ज़रूर करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस अरसे के दौरान वो मुल्क के अंदर रहे हैं, आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने के अलावा किया क्या है? आपका जो नैब का इदारा है जिसके ऊपर इमरान खान साहब बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये मुल्क के बड़े बड़े चोरों डाकुओं को पकड़ेगा और बिहाइंड द बार डालेगा, इस वक्त तो उस नैब के इदारे की पगड़ी उछल रही है, वो हाई कोर्ट्स हो या मुल्क की सुप्रीम कोर्ट हो। तो मेरा ख्याल में आपको चाहिए कि आप जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं वो उस इदारे के हवाले करें, या उस इदारे को कहें कि बेस्ट वे में इन्वेस्टिगेशन करे और चीज़ों को इस अंदाज में लेके आए कि अदालतों के पास ऐसे लोगों को सज़ा देने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी न रहे। हालत तो ये है कि आप लोगों को 8-8 माह, 1-1 साल, 2-2 साल, 22 माह तक आप उनको कैद में रखते हैं, उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन का अमल मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद लोग अगर ज़मानत की दरख्वास्त डालते हैं तो आप उसको भी अपोज करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हर दो तरफ से मेरे ख्याल में चीज़ों को। और मुझे लगता है कि कल के दिन भी जो रात को गए हैं शहबाज शरीफ साहब, नॉर्मली आप जब इतना लंबा सफ़र करते हैं तो बड़े एक कैजुअल वे में आप जाते हैं, इस तरह सूटेड बूटेड होकर नहीं जाते। असद मेरा ख्याल में उन्होंने टाई वाई भी लगाई हुई थी, तो उन्हें इस बात का कभी उन्हें इम्कान था कि शायद जब वो जाएंगे तो उनको बाहर बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने मीडिया के थ्रू जो हुकूमत के साथ करना था बड़ा अच्छा किया। तो मेरे ख्याल में उनकी वैसे भी मीडिया टीम बड़ी ज़बरदस्त है, तो हुकूमत ने एक तरह से एक और अच्छा चांस उनको दिया है कि आप मीडिया के थ्रू जितनी भी कोई थोड़ी बहुत बैशिंग कर सकते थे हुकूमत पे वो कर लें, तो वो उन्होंने कर ली है। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जाना तो है उन्होंने, जिस तरह के रिलीफ उनको मिल रहे हैं वो चले जाएंगे। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि आपने ऐसे लोगों को पकड़ना है और बिहाइंड द बार डालना है,
या उनको आपने कन्विक्ट कराना है अदालतों से, तो फिर मेरे भाई आप भी कैमरों के सामने खड़े ना हों, जाएं, सबूत ढूंढें, अदालतों में पेश करें, ताकि वो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। फवाद चौधरी साहब की आपने बात सुनी। ECL सब जानते हैं, जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब के दौर में आई, कई बार उसकी तनकीद भी होती है, बहुत ही ड्रकोनियन किस्म का एक ये कानून है, एक मैकेनिज़्म है जिससे लोगों को एक काफ़ी आर्बिट्रेरी तरह से रोका जा सकता है। लेकिन ये इशू ECL का नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये ब्लैक लिस्ट है जो, और उस ब्लैक लिस्ट में आपका नाम शामिल करना वो सिर्फ़ और सिर्फ FIA का इख्तियार है। और फिर आपने देखा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना कि जी आप किस तरह की ये फहरिस्तें ले आते हैं, ये किस तरह की लिस्ट है, ये कहाँ से आ गई, क्या इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा। इसमें PTI का मौक़िफ़ है, फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है कि आप एक बार फिर अदालत से रुजू कर लें। तो ये जो मैकेनिज़म्स हैं शराजी साहब, अगर ECL पे नहीं है, नो फ्लाई लिस्ट पे है, अगर नो फ्लाई लिस्ट पे नहीं है तो ब्लैक लिस्ट पे है, अगर ब्लैक लिस्ट पे नहीं है तो एक चौथी फहरिस्त आ जाती है। सर इसको थोड़ा सा अगर स्ट्रीमलाइन कर लें तो शायद आम शहरी के लिए भी ये उसको फैसिलिटेट करेगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक काफ़ी आपने एक कानूनी एक मैस बनाया हुआ है और एक कोअर्सिव एक मेजर है कि लोगों को आपने अगर किसी तरह से यहाँ रखना है तो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकात आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख़्याल में अब तक तो हमने यही देखा कि इस सारे जो प्रोसीजर प्रोसेस का मकसद बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसके अलावा तो हमें नज़र नहीं आता। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा एक हाउसिंग के टाइकून है जिनका नाम अगरचे ECL में है, लेकिन उनको भी आप फैसिलिटेट करते हैं। हर बार जब उन्होंने चेकअप के लिए बैरून मुल्क जाना होता है तो मुझे और आपको भी मालूम नहीं होता, एक दरख्वास्त उनकी जानिब से आती है मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, और आप ठग करके उनका नाम निकालते हैं और वो फ्लाई करके लंदन पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इस मामले में अगर एक लिस्ट से निकाल, ये वही शख्स हैं सर जिनका अगर नाम लें तो इश्तिहार बंद हो जाते हैं प्राइवेट चैनल्स को। मेरा ख्याल है, खैर हमारे यहाँ तो इस तरह का इशू नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मलिक रियाज का मैं मलिक रियाज साहब की बात कर रहा हूँ, मैं बैरियर टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में तो इससे तो अंदाज़ा होता है कि फिर इस केस के अंदर आप विक्टिमाइजेशन का जो एलिमेंट है बड़ा विजिबल है, वरना तो ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले आपने अपने हाथों से बकौल आपके एक मुजरिम को भेजा, कन्विक्टेड आदमी था, वो चला गया आपके सामने, उन्होंने इलाज भी नहीं कराया, उन्होंने उस अदालत के फ़ैसले को ऑनर नहीं किया जो वहाँ पे वो एक एफिडेविट जमा करवा के गए थे। उनके गारंटर भी अब जा रहे हैं तो जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए कि भाई मेरे आपने जिस बात पे फोकस करना है उस पर फोकस करें, और वो ये है कि आपने इस वक्त हुकूमत में सारे रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल पे हैं। अब आप फाइलों के अंदर भी घुस सकते हैं, वहाँ पे कुछ अगर कोई रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं तो वो भी आपके एक्सेस से दूर नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर में भी आपने कोई एविडेंस ढूंढने हैं तो भाई जाएँ ढूंढें और लेके आएँ, अदालतों को मुतमईन करें। रादर इस बात पे आप रोला डाल रहे हैं कि वो लंदन क्यों जा रहे हैं, इलाज मुल्क के अंदर क्यों नहीं कराते, अपने दौर में उन्होंने अस्पताल ऐसे क्यों नहीं बनवाए कि मुल्क के अंदर उनका इलाज हो सके, उनको ऐसी कौन सी बीमारी जिसका मुल्क के अंदर इलाज नहीं हो सकता। ये बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो ठीक हैं, लेकिन भाई मेरे जो आपका अल्टीमेट गोल है उसके साथ तो मेल नहीं खाती। वो तो ये है कि आपने एहतसाब करना है सो करें। 2.5-3 साल का अरसा हो गया, किसने रोका है आपको? भाई इदारों को मुतहर्रिक करें। और FIA ने भी अगर ब्लैक लिस्ट में आज डाला है तो FIA से कहें कि भाई कोई रीज़न तो दें, ताकि वो लोग भी मुतमईन हो कि जिनका नाम आपने डाला है, और लोगों को भी इल्म हो कि ये वो ग्राउंड्स है जिनकी बुनियाद पे FIA ये समझता है कि उनका नाम डालना ज़रूरी है और बैरून मुल्क को नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। बट सारी चीज़ें अगर आप इस तरह गोया के ग्रे एरिया में करेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है ये तासुर तकलीफ पकड़ेगा कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल इस पर वाइंड अप करते हैं। और शायद ये भी याद रखना चाहिए कि 2018 के बाद से आज तक, चाहे ताल्लुक़ हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नवाज से, जिसकी वजह से PTI पर इल्ज़ाम लगता है एक तरफा एहतसाब का, तब भी एक कन्विक्शन नहीं देखने को मिली। जिस तरह शराजी साहब ने कहा, अपने तरजीहात को ज़रा सीधा करें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।